Next, the melting point of tungsten is how much? It is 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, 3422 या फिर 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ऑफ ऑल द मेटल्स इन द प्योर फॉर्म, टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 3422 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 6192. ठीक है, 619 तो याद रहेगा, 6192. 619 किससे याद रखना है? रे मिस्टीरियो से. 2 यहाँ से रखेंगे नॉर्मल. 6192 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है अपना टंगस्टन का टेम्परेचर. ठीक है. लोएस्ट वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर्स अबव 1650 और 300 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, 1650 के टेम्परेचर से नीचे इसका लोएस्ट वेपर प्रेशर रहता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है टंगस्टन की. नेक्स्ट, कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन्स डज नॉट इन्वॉल्व व्हाट? कोल्ड चेन्स फॉर वैक्सीन्स डज नॉट इन्वॉल्व अ रेफ्रिजरेटर वैन. कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन में डीप फ्रीजर आता है, कोल्ड वॉक इन रूम आता है, वॉक इन कोल्ड रूम, एंड आइस लाइन रेफ्रिजरेटर आता है. आइस लाइन रेफ्रिजरेटर आता है. ठीक है, बट रेफ्रिजरेटर वैन नहीं आती कभी भी. A cold chain is a system of storage and transport of vaccines at a low temperature from the manufacturer to the actual vaccination site. Among the vaccines, there are polio is the most sensitive to heat. It is requiring the storage temperature of -20 degree centigrade. पोलियो वैक्सीन को -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है. कोल्ड चेन इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले आता है वॉक इन रूम, वॉक इन कोल्ड रूम. दे आर लोकेटेड एट द रीजनल लेवल, मेंट टू स्टोर वैक्सीन अप टू 3 months एंड सर्व इन 4 to 5 districts. उसके बाद आते हैं डीप फ्रीजर्स. डीप फ्रीजर्स में 300 लीटर का एक फ्रीजर बनता है, 300 लीटर का. ठीक है, एंड आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ILRs. इसमें 300 से 240 पर लीटर की कैपेसिटी होती है. ठीक है, अब they supply to districts and WIC locations of the to store the vaccine. Deep freezers are used for making ice packs and to store OPV vaccines, that is oral polio vaccines and measles vaccines. ठीक है. तीसरा आता है स्मॉल डीप फ्रीजर्स या फिर ILR 140 लीटर फ्रीजर्स. वन सेट इज प्रोवाइडेड टू PSCs. हर एक PSC को एक सेट प्रोवाइड किया जाता है. अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर्स एंड पोस्टमार्टम सेंटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. डीप फ्रीजर्स आर यूज टू प्रिपेयर फ्रोजन आइस पैक्स विच are used in cold boxes, vaccine carriers, for transportation of vaccines and during the sessions. Next, which of these property is not for screening test? Screening test में हमारे पास sensitivity देखी जाती है, specificity देखी जाती है and predictive accuracy देखी जाती है. ठीक है, sensitivity, specificity and predictive accuracy are seen in the screening test, लेकिन precision नहीं देखा जाता, precision नहीं देखा जाता. ठीक है, 3 मेन क्राइटेरियाज आर ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट आर एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी. ठीक है, और उसके बाद वैलिडिटी और एक्यूरेसी, ये चीज़ देखनी होती है. ठीक है, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए. ठीक है, प्री सीजन का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. ये प्रॉपर्टी नहीं होनी, प्री सीजन हो चाहे ना हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फॉर अ स्क्रीनिंग टेस्ट. इंडिया हैज़ एंटर्ड विच डेमोग्राफिक स्टेज? इंडिया हैज़ एंटर्ड लेट एक्सपैंडिंग डेमोग्राफिक स्टेज. ठीक है, कौन सी डेमोग्राफिक स्टेज? लेट एक्सपैंडिंग डेमोग्राफिक स्टेज में चला गया इंडिया. लेट एक्सपैंडिंग डेमोग्राफिक स्टेज में डेथ रेट डिक्लाइन कर जाता है स्टिल फर्दर एंड द बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल. बर्थ रेट भी फॉल कर रहा होता है और डेथ रेट भी फॉल कर रही होती है. द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो बिकॉज बर्थ एक्सीड डेथ. ठीक है, एंड इन द नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, बर्थ रेट हैव डिक्लाइंड रैपिडली, जो कि थर्ड स्टेज में माना जाता है. इंडिया हैज़ एंटर्ड दिस थर्ड फेज. Next, the canthometal line is parallel to the film in which extraoral radiograph. Canthometal line is parallel to the film in SMB, submentovertex में parallel होती है. ठीक है, in SMB it is parallel. Next, actual size of focal spot is usually what? Actual size of focal spot is usually 1x3. Focal spot का actual size क्या होता है? 1x3 होता है. Focal spot is the area on the target to which the focusing tip directs the electrons from the filament. ठीक है, जो शार्पनेस होती है रेडियोग्राफी की इमेज की वो इंक्रीज करती है एज द साइज ऑफ फोकल स्पॉट डिक्रीजेस. जितना फोकस हमारे पास बीम निकलेगी उतना ज़्यादा अच्छा हमारे पास शार्पनेस आएगी. नेक्स्ट, हीट जनरेटेड पर यूनिट टारगेट एरिया. हीट जनरेटेड पर यूनिट टारगेट एरिया बिकम्स ग्रेटर एज द फोकल स्पॉट डिक्रीजेज इन साइज. ठीक है, हीट जनरेटेड बढ़ती जाती है जैसे जैसे फोकल स्पॉट छोटा होता जाता है. सो टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्मॉल फोकल स्पॉट वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन्स ओवर अ लार्जर एरिया ऑफ द टारगेट इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द प्रोजेक्शन बीम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम के एक एंगल पे टारगेट को प्लेस किया जाता है. द प्रोजेक्शन बीम ऑफ द फोकल स्पॉट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रॉन बीम, द स्मॉलर द इफेक्टिव फोकल स्पॉट, द स्मॉलर द एक्चुअल साइज ऑफ द फोकल स्पॉट. ठीक है, अगर फोकल स्पॉट से छोटा हम इलेक्ट्रॉन बीम भेज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शार्प इमेज निकलती है. टिपिकली द टारगेट इज इंक्लाइंड एट अबाउट 20 degrees टू द एक्सरे ऑफ द एक्सरे बीम, टू द सेंट्रल रे ऑफ द एक्सरे बीम, सॉरी.
ठीक है। सेंट्रल रे जो है उसके 20 डिग्री के ऊपर रखते हैं। दिस कॉजेज इफेक्टिव फोकल स्पॉट टू बी ऑलमोस्ट 1x1 mm, ठीक है, एज अपोज टू एक्चुअल फोकल स्पॉट विच इज ऑफ अबाउट 1x3 mm। जब हम एक एंगल पे रखते हैं तो हमारी बीम जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एक जगह पे, मतलब 1x1 mm का एक सर्कल पे, मतलब मान लो यहाँ से बीम निकल रही है और ये पैरेलल है, यहाँ से बीम आएगी तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर जाएगी, ठीक है, 1x1 की एक फोकल स्पॉट बना देगी अगर हमारा इनिशियल सोर्स का एरिया जो है 1x3 है तो, ठीक है। द इफेक्ट इज स्मॉल source of X-rays and there is increase in the sharpness of the image with the larger actual focal spot for heat dissipation, ठीक है। हीट डिसिपेशन के लिए भी साइज बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअल फोकल स्पॉट का जो साइज होता है दैट इज 1x3 mm, ठीक है, 1x3 mm। नेक्स्ट, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन द स्कल इज सीन इन व्हाट? इट इज सीन इन थैलेसीमिया। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑफ skull, it is seen on thalassemia. Characteristic skeletal changes in thalassemia seen on radiograph is rib within a rib appearance. रिब विद इन रिब अपीयरेंस देखी जाती है, जिसमें कि पर्टिकुलरली मिडिल और एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रिब्स ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। लॉन्ग लीनियर डेंसिटी विद इन द ओवरलैपिंग ऑफ द मिडिलर स्पेस ऑफ द रिब एंड रनिंग पैरेलल टू इट्स लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। फिर क्रू कट या फिर हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखी जाती है इन द स्कल। क्रू कट या फिर हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखी जाती है, ठीक है। देयर इज एक्सट्रीम थिकनेस of the diploid, medulla की extreme thickness हो जाती है। Inner and the outer plates cortices become poorly defined and the बीच वाला trabeculae between the plates become elongated producing a bristle like crew cut or hair on end appearance। crew cut या फिर hair on end appearance दिखाई देगी। ये skull है, इसके ऊपर छोटी छोटी ऐसी appearance दिखाई देगी कि hair निकले हुए skull के, ठीक है। ये थैलेसीमिया में देखा जाता है because of the lack of hematopoietic marrow and the occipital bone usually is not involved। occipital bone यहाँ पे involve नहीं होती। next, osteoporosis of skull and long bone, वो भी देखा जाता है थैलेसीमिया में। typically a widening of the medulla with thinning of the cortices of the long bones देखी जाती है। इसके साथ साथ proliferation of the marrow within the frontal and the facial bones, उससे न्यूमेटाइजेशन हो जाती है पैरानेजल साइनसेस की। सो न्यूमेटाइज पैरानेजल साइनसेस कैन ऑल्सो बी सीन। इसके साथ इंट्राओरल रेडियोग्राफ सेंसिटिविटी ऑफ द स्कल इन सम केसेस रिवील अ पेक्युलर ट्रेबिकुलर पैटर्न ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल characterized by an appearance of coarsening of some of the trabeculae and disappearance of others। मतलब कुछ ट्रेबेकुले जो है वो ब्लर हो जाते हैं और बाकी ट्रेबेकुले जो है वो कोर्स हो जाते हैं, ऐसी सी अपीयरेंस हो जाती है। The Y line of Ennis is formed by what? Y line of Ennis, E-N-N-I-S, it is formed by nasal floor and the maxillary sinus, ठीक है। Y line of Ennis is Y inverted Y। It is not a true anatomical landmark but is only seen on radiograph due to the superimposition of the floor of the nasal cavity, that is a straight radiopaque line। floor of nasal cavity straight radiopaque line की तरह दिखाई देता है and the border of maxillary sinus जो कि curved radiopaque line की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक Y बन जाता है, it becomes a Y, okay। The border of the maxillary sinus appears to be curved, thin, radiopaque, superior to the roots of the canine and the posterior teeth. The maxillary sinus appear to be radiolucent and the area superior to the border of the maxillary sinus. Next, which of these conditions is seen in young patient with bilateral mandibular osteolytic lesion causing enlargement of jaws? ठीक है, enlargement of jaws होगी bilaterally with familial tendency and having multinucleated giant cells। ये सारे फीचर्स आते हैं चेरुबिज्म के अंदर, ठीक है। चेरुबिज्म एक कंडीशन है जो कि इज विद इन द स्पेक्ट्रम ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेसिया। इन इट इज अ स्पेशल व्यू ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिमिलैरिटी मोर देन जाइंट सेल लीजन देन फाइब्रस डिस्प्लेसिया। इट इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर ऑफ द वेरिएबल पेनिट्रेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हेरिडिटरी चेंज देखे जाते हैं, हेरिडिटरी पास ऑन होता है ये चेरुबिज्म। लेकिन फाइब्रस डिस्प्लेसिया हेरिडिटरी नहीं है, ये एक डिफरेंस है। फाइब्रस डिस्प्लेसिया इज नॉट हेरिडिटरी। जीन एसोसिएटेड विद चेरुबिज्म इज HS3BP2, SH3BP2 और मैप्ड क्रोमोसोम जो है वो 4P16 है, ठीक है। डिफेक्टिव जीन कॉजेज पैथोलॉजिक एक्टिवेशन ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट एंड डिसरप्शन ऑफ द जॉ डेवलपमेंट। जॉ ब्रॉड होता है, प्रोट्रूडिंग होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल इज सिमेट्रिक। रिग्रेशन में अकर आफ्टर adolescence। The only significant laboratory abnormality is elevated levels of alkaline phosphatase, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाती है चेरुबिज्म में, बट ये फाइब्रस डिस्प्लेसिया के अंदर भी करती है, ठीक है। तो हेरिडिटरी से हमें पता चल रहा है इट इज ऑफ चेरुबिज्म, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ इज द सेकंड मोस्ट कॉमन ओरल लीजन एसोसिएटेड विद एड्स? देखो, सबसे ज़्यादा कॉमन लीजन जो एसोसिएटेड होता है विद एड्स दैट इज दिस ओरल कैंडिडियासिस, ठीक है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन लीजन है दैट इज ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया इज द सेकंड मोस्ट कॉमन। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया इज कॉज्ड बाय लेटेंट एक्टिवेशन ऑफ एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है।
oral hairy leukoplakia OHL, it is another reliable indicator of low CD4 काउंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा लो CD4 काउंट जब होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो कैंडिडिया से शो करती है, उसके बाद बारी आती है ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया की। नेक्स्ट, फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया इट इज़ नोन एज हेक्स डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? हेक्स डिजीज। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस ओरल पैपिलरी लीजन कॉज्ड बाय HPV-13 एंड HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 13 और 32 ये कॉज करता है, और ये नेटिव अमेरिका के बच्चों में ज़्यादातर कॉमनली देखा जाता है। हाइपरप्लास्टिक लीजन होते हैं, स्मॉल होते हैं, 0.3 to 1 सेंटीमीटर इन साइज होते हैं। दे आर डिस्क्रीट, वेल डिमार्केटेड, बट दे फ्रीक्वेंटली क्लस्टर सो क्लोजली दैट एंटायर म्यूकोजल एरिया टेक्स ऑन द कोबलस्टोन और फिशर्ड अपीयरेंस। सारा जो एरिया है हाइपरप्लास्टिक वो कोबलस्टोन या फिर फिशर्ड अपीयरेंस ले लेता है इसमें, हेक्स डिजीज में, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ सुपरन्यूमरी टीथ इन मैग्जिला एज कम्पेयर टू मैंडिबल इज व्हाट? मैग्जिला में 95% ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑफ सुपरन्यूमरी टीथ एज कम्पेयर टू मैंडिबल, ठीक है। सिंड्रोम्स जो कि सुपरन्यूमरी टीथ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इसमें आते हैं अपर्ट, क्लीडोक्लेनियल डिस्प्लेजिया, क्रेनियोमेटाफेजियल डिस्प्लेजिया, क्राउजन क्यूराइटिस, डाउन सिंड्रोम, एहलर-डैनियल सिंड्रोम, एलिस वैन क्रेवेल्ट सिंड्रोम, फैब्री एंडरसन सिंड्रोम, फ्यूकोसाइडोसिस, गार्डनर सिंड्रोम, हाल्टरमैन-स्टेरिफ सिंड्रोम, इनकॉग्निशिया पिगमेंटाई, किपेल-तेहरुंडे-वेबर सिंड्रोम, लेबैंड सिंड्रोम, लेपर्ड सिंड्रोम, नैंस-होरान सिंड्रोम, ओरल फेशियल डिजिटल टाइप 1 and 3 सिंड्रोम, स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम एंड ट्राइक्नोफैलेंजियल सिंड्रोम। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टंग इज व्हाट? इट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द टंग जो होता है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, और ये लेटर बॉर्डर ऑफ द टंग पे सबसे ज़्यादा कॉमनली अकर करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ द ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस? जो नोडल मेटास्टासिस होती है, जो लिम्फ नोड में मेटास्टासिस होती है, उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड मेटास्टासिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ कैंडिडियासिस हैज मैक्सिमम मैलिग्नेंट पोटेंशियल? क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, उसका मैक्सिमम ये कैंसरस पोटेंशियल होता है। कॉसन एंड बिनी हैव प्रेजेंटेड डेटा विच इंडिकेट डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द क्रॉनिक कैंडिडियासिस एंड ओरल एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ठीक है। बेसिंग ऑन दिस रिलेशनशिप on the finding that chronic candidiasis itself can cause leukoplakia and thus may be regarded as the having most pre-malignant potential, chronic candidiasis, ठीक है। नेक्स्ट, lingual tori are what? Lingual tori are benign and hence should not be removed unless they are causing a problem, ठीक है। टॉरस मैंडिबुलरिस में क्या होता है? एक्सोस्टोसिस होती है या फिर आउटग्रोथ हो जाती है ऑफ द बोन ऑन द लिंगुअल सरफेस ऑफ द मैंडिबल अबव द माइलोहायोइड लाइन। अबव द माइलोहायोइड लाइन होती है यूजुअली, ठीक है। यूजुअली बाइकस्पिड दांतों के बीच में होती है। बायलेटरली प्रेजेंट हो सकती है, सिंगल या मल्टीपल हो सकती है, और लोब्ड हो सकती है। इन सम रेसेस सच एज Alaskan Ecamos and Aleuts, they are reported to have much higher incidence of mandibular tori. Usually onset जो है 30 साल की उम्र में होना शुरू हो जाता है। They are slow growing benign condition and never becomes malignant, ठीक है। ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन जब हम डेंचर वगैरह देते हैं तब हमें एल्वियोप्लास्टी करनी पड़ती है। Angular cheilitis is treated with all except what? Angular cheilitis is treated with fluconazole, ketoconazole and itraconazole, but it is not treated with metronidazole, ठीक है। Various topical and systemic antifungal drugs have been given in the treatment of actinic cheilitis or angular cheilitis, ठीक है। Metronidazole is not used. Metronidazole use नहीं होता। Next, which HLA antigen is associated with aggressive periodontitis? A9. HLA9 is associated with aggressive periodontitis. Two antigens appear to be consistently associated with aggressive periodontitis, that is HLA9 and HLA-B15, ठीक है। रिस्क ऑफ डिजीज इन द सब्जेक्ट्स विद दीज इज about 1.5 to 3 times greater than those of lacking these antigens, ठीक है। जिसमें HLA9 और B53 जो है वो दोनों एंटीजन अपीयर कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहता है एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस का। नेक्स्ट, इन जिंजाइवल इंडेक्स ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग इज सीन एट व्हाट लेवल, ठीक है। ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग हमारी 2 पे दिखाई देती है जिंजाइवल इंडेक्स में। अगर नॉर्मल जिंजाइव है तो उसमें ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग नहीं दिखाई देगी। माइल्ड इन्फ्लेमेशन में स्लाइट चेंजेस इन द कलर होता है, लेकिन कोई ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग नहीं होती। ये आती है नॉर्मल जिंजाइव को 0 देते हैं स्कोर, 1 देते हैं माइल्ड इन्फ्लेमेशन को, 2 देते हैं मॉडरेट इन्फ्लेमेशन को। मॉडरेट इन्फ्लेमेशन में रेडनेस देखी जाती है, एडीमा देखा जाता है, ग्लेजिंग देखी जाती है, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग देखी जाती है, ठीक है। फिर 3 हम स्कोर देते हैं जिसमें सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे मार्क रेडनेस भी है, एडीमा भी है, अल्सरेशन भी है, टेंडेंसी टू ब्लीड स्पॉन्टेनियसली भी है,
ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग सबसे पहले किस में देखी जाएगी, तो 2 में सबसे पहले देखी जाती है, और 4 हमारे पास कोई लेवल नहीं होता इसमें। नेक्स्ट, नॉर्मल प्रोबिंग फोर्स इज हाउ मच। नॉर्मल प्रोबिंग फोर्स होती है दैट इज 0.75 ऑफ न्यूटन, ठीक है। ये दोनों डीप और शैलो जिंजाइवल पेरिडोंटल पॉकेट्स में हम 0.75 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट, सुपरा जिंजाइवल प्लाक कॉजेज व्हाट। सुपरा जिंजाइवल प्लाक अगर प्रेजेंट है तो इट विल कॉज जिंजिवाइटिस, एंड सब जिंजाइवल प्लाक इट इज प्रेजेंट देन इट विल कॉज, सब जिंजाइवल प्लाक नहीं होता, सब जिंजाइवल कोई भी दिक्कत जाएगी तो इट विल कॉज पेरिडोंटाइटिस। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल जिंजिवाइटिस मॉडल, plaque shows that slowly forms on the surface of the teeth when the mechanical plaque control is stopped. From day 3, first symptoms of gingival inflammation become visible. After day 4, 30% of the total tooth crown area will be covered by plaque and it will cause localized gingivitis. Perio chip contains what? Perio chip. Perio का main chip क्या है? Chlorhexidine. ठीक है, पेरियो चिप में सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है क्लोरहेक्सिडिन। पेरियो चिप इज अ स्मॉल चिप दैट इज 4.0 क्रॉस 5.0 क्रॉस, उसकी जो हाइट होती है या फिर उसकी थिकनेस जो होती है वो 0.35 होती है, 0.35 की थिकनेस होती है। इट्स स्मॉल कंपोज ऑफ स्मॉल बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोलाइज्ड जेलेटिन मैट्रिक्स क्रॉस लिंक विद ग्लूटाल्डिहाइड कंटेनिंग ग्लिसरीन एंड वाटर। ओके, ग्लूटाल्डिहाइड, ग्लिसरीन और वाटर के बेस में हम डालते हैं क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है। क्लोरहेक्सिडिन होती है 2.5 मिलीग्राम, ठीक। इट रिलीजेज क्लोरहेक्सिडिन एंड मेंटेन्स gingival clavicular fluid concentration of chlorhexidine 100 माइक्रोग्राम पर ml फॉर एटलीस्ट 7 डेज, ठीक है। चिप जो है उसके बाद बायोडिग्रेड कर जाती है 7 से 10 दिन के बाद। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी? पी इंटरमीडिया, ठीक है। प्रेवोटेला इंटरमीडिया जो है वो एक ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखा जाता है। नेक्स्ट, स्टोइक बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इज सीन विद व्हाट? स्टोइक बिहेवियर, चाइल्ड जो बच्चा फिजिकली अब्यूज किया जाता है वहाँ पे स्टोइक बिहेवियर देखा जाता है, ठीक है। बच्चा जो है वो जनरली कोऑपरेटिव होता है, बहुत शांत बैठा होता है, सारी चीज़ें मान ले रहा होता है, इंजेक्शन को बगैर प्रोटेस्ट से लगवा ले रहा होता है, मतलब कोई साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट शो ही नहीं करता है बच्चा, मतलब इतना मायूस डरा हुआ बच्चा रहता है। दैट इज नोन एज अ स्टोइक बिहेवियर। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज जनरली सीन इन द चिल्ड्रन हु आर फिजिकली अब्यूज्ड। Okay, next, medial shift of permanent molars. Medial shift of permanent molars in primarily to close which space? Medial space shift permanent molars का जो होता है वो कौन से स्पेस को क्लोज करने के लिए यूज होता है? दैट इज टू क्लोज द लीवे स्पेस, ठीक है। 2 तरह की हमारे पास शिफ्ट होती हैं, एक होती है अर्ली medial शिफ्ट जो कि हमारी इरप्टिव फोर्स से लगती हैं ऑफ द परमानेंट मोलर दैट पुशेस द डेसिडस मोलर्स फॉरवर्ड एंड ताकि प्राइमेट स्पेस क्लोज हो सके एंड दस एस्टैब्लिश क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। लेट मीजियल शिफ्ट तब होती है जब मोलर्स विल यूज द लीवे स्पेस। लीवे स्पेस इज द मीजियोडिस्टल डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मोलर्स एंड कैनाइंस, ठीक है, एंड द परमानेंट कैनाइंस एंड प्रीमोलर्स, उसको बोलते हैं लेट मीजियल शिफ्ट। नेक्स्ट, व्हेन एन avulsed central incisor is replaced in a socket of 12-year-old boy managed with a rigid splint, which of these is the sequel of resorption that will occur? ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन जो है वो बहुत इजीली अकर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। व्हाट हैपेंस? देयर इज रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन। रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन और एंकालोसिस, RR or ankylosis, it is the most common and inevitable phenomena that occurs after luxation injuries, especially after avulsion injuries, ठीक है, जहाँ पे हमने दांत को रीप्लांट किया हुआ है। इट अकर्स ड्यू टू द डैमेज टू पेरिडोंटल लिगामेंट ऑफ द टूथ एंड लॉस ऑफ वाइटैलिटी ऑफ द पेरिडोंटल सेल्स ओइंग टू प्रोलॉन्ग्ड एक्स्ट्रा ओरल ड्राई टाइम। अगर एक्स्ट्रा ओरल ड्राई टाइम 15 मिनट से ज़्यादा है तो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होगी ही होगी, ठीक है, एंकाइलोसिस होगी। एंड इनएप्रोप्रिएट स्टोरेज मीडियम, if less than 20% of the root surface is involved in luxation injuries, then reversal of ankylosis में अगर 20% से कम डैमेज हुआ PTL वगैरह को, तब हमारे पास रिवर्सल ऑफ एंकालोसिस होता है और नॉर्मल दांत जो है जैसा था वैसा रहता है। एक्सटर्नल इन्फ्लामेटरी रूट रिजॉर्प्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पल्पल कंटामिनेशन। External inflammatory root resorption occurs as a result of pulpal contamination by the bacteria or pulpal necrosis at the time of trauma. It can be prevented by administering antibiotics at the time of trauma and by placing calcium hydroxide in the root canal for a minimum of 6 months. ठीक है, till the evidence of radiographic repair and resorptive areas are seen. Type of splint should be allowed to a certain degree to control the mobility of the tooth and to allow the collagen production and thus favorable healing of the tooth. बहुत टाइट स्प्लिंट नहीं देना है, इतना स्प्लिंट देना है कि हमें मोबिलिटी भी दांत की मिल जाए और वो दांत अपनी फोर्सेस को बेयर भी कर पाए। Thus the flexible splints and shorter time spans are recommended for stabilizing the avulsed teeth. Experimental studies have shown reduced areas of ankylosis with flexible splints and a shorter splinting period. ठीक है,
Next, a mother and a 4-year-old are seated alone in a reception area while the child is staring off into space, rocking and constantly twisting a strand of hair in his fingers. Upon entry of another person, the child begins to beat his fist against the side of his face and behaves like as though he does not hear what his mother is speaking to him. This behavior is most characteristic of what? ये बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑटिस्टिक चाइल्ड का। मतलब वो जब नॉर्मली है तो वो खुद को कुछ ना कुछ कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, जब उसकी माँ और वो बैठे हुए हैं। जब कोई और बंदा आया है, कोई थर्ड पर्सन आता है, तो वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देता है और वो ऐसा बिहेव करता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। ठीक है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ इम्पेयरमेंट इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म में 3 लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट होती है। पहले में क्या होता है कि एंटी सोशल बिहेवियर होता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जब उसका कुछ नाम पूछा जाता है, कोई भी बात की जाती है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दैट इज़ द फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बोल नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी है या नॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कम हो गई है। थर्ड में क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं। ठीक है, फ्लॉपी हैंड्स है, स्टेयरिंग एट प्री ऑक्यूपेशन विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। किसी एक चीज़ को देख रहा है तो देखे जा रहा है, कुछ एक काम कर रहा है तो करे जा रहा है, वो थर्ड बिहेवियर होता है ऑटिज्म का। नेक्स्ट, फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग फंक्शनल अप्लायंस थेरेपी, ठीक है, हाउ मच स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी इज करेक्टेड फॉर एवरी mm ऑफ द डेंटल करेक्शन। देखो, हर एक mm ऑफ डेंटल करेक्शन के साथ जो स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है वो 0.5 mm से करेक्ट होती है। While the prospective studies have allowed the ratio of dental to skeletal correction contributing to overjet correction of roughly 2:1, efforts are often made to maximize the proportion of the skeletal change while limiting the dentoalveolar correction। ठीक है, हम चाहते हैं कि डेंटोएल्वियोलर करेक्शन हम कम से कम करें। ठीक है, और स्केलेटल चेंज उसके हिसाब से लगभग ठीक ठीक आ जाए। ठीक है, ताकि पेशेंट की अपीयरेंस ठीक हो सके। नेक्स्ट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विद लिप बाइटिंग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंटालिस मसल इज व्हाट? इट इज क्लास 2 डिव 1 केस। ठीक है, इट इज अ क्लास 2 डिव 1 केस। परनीशियस हैबिट्स जैसे कि माउथ ब्रीदिंग, डिजिट सकिंग और लोअर लिप बाइटिंग आर द हैबिट ऑफ क्लास 2 मालोक्लूजन, क्लास 2 डिव 1 मालोक्लूजन। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एंकरेज एज पर शेप ऑफ द रूट्स इज व्हाट? सबसे ज़्यादा एंकरेज ट्राइंगुलर रूट प्रोवाइड करती है। मोस्ट एंकरेज इज प्रोवाइडेड बाय अ ट्राइंगुलर रूट। ठीक है, उसके बाद बात आती है कॉनिकल रूट की। बिल्कुल कॉनिकल रूट उसके बाद अपनी एंकरेज प्रोवाइड करती है। और सबसे कम एंकरेज जो होती है वो ओवॉइड रूट की होती है। ठीक है, इन मल्टी रूटेड टीथ मोर रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट दैन अ सिंगल रूटेड टीथ इज देयर। ठीक है, मल्टी रूटेड टीथ में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है टू डिस्प्लेसमेंट। अ लॉन्गर रूट टूथ इज मोर डिफिकल्ट टू मूव, a longer root tooth is more difficult to move rather than a shorter root tooth। ठीक है, a triangular shaped root offers a greater resistance to movement than a conical or ovoid shaped root। Next, canine to canine clip on a retainer is a modification of what? Canine to canine clip on a retainer is a modification of Beg's appliance। इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ Beg's appliance। मतलब यहाँ पे जो रिटेनर है वो लेबिल्बो दिया जाता है और कैनाइन टू कैनाइन दिया जाता है। नेक्स्ट, एनालिसिस फॉर द पोस्टीरियर एंटीरियर रेडियोग्राफ वाज गिवन बाय हु? इट वाज गिवन बाय ग्रूमैन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट important frontal analysis is Grumman's analysis and it's excellent analysis to quantify the mandibular asymmetry। Mandibular asymmetry के लिए Grumman's analysis is an excellent analysis। Next, which of these is not a surgical contraindication for surgical orthodontic exposure of maxillary canine? ठीक है, नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकती है? सीवियरली डायरेसिरेटेड रूट है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, डिसरप्टेड क्राउन मॉर्फोलॉजी है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एंकाइलॉस टूथ है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन इज फेवरेबल प्रोग्नोसिस विद गुड आर्च स्पेस। अगर फेवरेबल प्रोग्नोसिस है, कोई गुड आर्च स्पेस है, तो वहाँ पे हमें करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिलरी कैनाइन को सर्जिकली एक्सपोज करना चाहिए। नेक्स्ट, एंड थ्योरी की बात करते हैं। एन अनइरप्टेड कैनाइन में बी कैंडिडेट फॉर सर्जिकल एक्सपोजर इफ देयर इज नो साइन ऑफ टूथ इवन आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज। 12 साल का बच्चा हो गया लेकिन कैनाइन नहीं निकल रहा है, तब हमें करना है। एडिक्वेट रूम है इन द आर्च दैट इज प्रेजेंट और कैन बी क्रिएटेड ऑर्थोडोंटिकली बाय सम एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर टूथ, ताकि कैनाइन को हम नीचे ला सकें। देयर इज अ पोटेंशियल पाथ ऑफ इरप्शन दैट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी अदर टीथ। पोटेंशियल पाथ ऑफ इरप्शन है। द एपेक्स ऑफ द कैनाइन कम्स as close as to the normal as possible after eruption so that it does not look unsightly। ठीक है, एपेक्स कैनाइन का जो है वो बहुत ज़्यादा पास जाता है इरप्शन के, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, दिस विल हैपन इफ द टूथ इरप्ट्स थ्रू द साइट एट विच द कैनाइन एपेक्स इज नॉर्मली सिचुएटेड। रेडियोग्राफिकली द रूट इज नॉट डायलेसरेटेड, तो वहाँ पे भी हमें ये करना चाहिए। ये 12 साल की जो एज है ये हमें सबसे पहले मैच करनी है। नेक्स्ट, एक्स ऑक्लूजन इज सीन इन विच रेस? एक्स ऑक्लूजन जो है वो ऑस्ट्रेलियन
एबॉर्गाइंस में देखी जाती है, ऑस्ट्रेलियन एबॉर्गाइंस में. इट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स दैट हैव रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड बाय मॉडर्न डेवलपमेंट, दैट इज क्राउडिंग एंड माल अलाइनमेंट ऑफ द रीथ. ठीक है. But majority of the group have mild anterior-posterior or transverse discrepancy, as in the case of class 3 tendency of South Pacific Islanders. जो South Pacific Islanders है उसमें class 3 tendency देखी गई है. और buccal crossbite जो है X occlusion वो aboriginal people of Australia जो है Australian aborigines उनमें देखी जाती है. नेक्स्ट, वेयर इज संडे बाइट सीन. संडे बाइट कहाँ देखी जाती है? क्लास 2 div 1 में संडे बाइट देखी जाती है. Many children and adults with class 2 malocclusion and underlying skeletal class 2 jaw relationship will have forward position of mandible. ठीक है, that is Sunday bite, making it occlusion look better than it really is. ठीक है, थोड़ा सा आगे ला के बंद करेंगे तो इसकी occlusion दिखेगा ठीक लेकिन होगा नहीं. Sometimes an apparent class 3 relationship results to forward shift of the escape of incisor interferences. ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं क्लास 3 लाके ताकि एस्केप ऑफ इंसाइजल इंटरफेरेंसेस जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके, जो कि रियली एंड ऑन एंड अपीयरेंस दे देता है. दीज पेशेंट्स आर सेड टू हैव सूडो क्लास 3 मालोक्लूजन. नेक्स्ट, हार्ट टिश्यू पैराडिगम was given by who? Heart tissue paradigm was given by E.H. Engel. ठीक है, Engel introduced the heart tissue or Engel paradigm where the primary goal of orthodontics is to establish an ideal occlusion. ठीक है, फॉलोड बाय जॉ रिलेशनशिप एज सेकेंडरी गोल. प्राइमरी गोल क्या है? आइडियल ऑक्लूजन मेंटेन करना है, और सेकेंडरी गोल क्या है? जॉ रिलेशनशिप मेंटेन करना है. एंगल वाज ऑफ ओपिनियन दैट एस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर डेंटल ऑक्लूजन प्रोवाइड्स आइडियल सॉफ्ट टिश्यू एंड ही वाज अगेंस्ट द एक्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, लॉ ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी वाज गिवन बाय हु? लॉ ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी वाज गिवन बाय वुल्फ, WOLFF. ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोन and orthogonality was given by Julius Wolff in 1980 that claimed that the trabecular alignment was due to primarily functional forces. A change in the intensity and the direction of these forces would produce a demonstrative change in the internal architecture and the external form of the bone. He thought that his observation could be expressed by definite mechanical mathematical laws. This concept was referred to as law of orthogonality. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बेग्स अप्लायंस. बेग्स अप्लायंस या बेग्स टेक्निक की मॉडिफिकेशन कौन सी है? आंसर है टिप एज इज द मॉडिफिकेशन. टिप एज. इन बेग्स टेक्निक मेजर मूवमेंट्स ऑफ द रूट of both anterior and posterior teeth still remain to be done at the finishing stage to obtain a root paralleling at extraction sites and proper torque and axial inclination of the tipped incisors. And this was accomplished with auxiliary springs. In modern modified Beck's technique, use of tip edge brackets is done. टिप एज ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है. ऑक्सिलरी स्प्रिंग्स आर ऑगमेंटेड विद रेक्टेंगुलर आर्च वायर्स इन स्टेज 3. Next, most common tooth to undergo root resorption followed by fixed orthodontic treatment is what? Maxillary incisors. ठीक है, most common tooth to undergo root resorption followed by fixed orthodontic treatment. Risk of orthodontic treatment क्या क्या हो सकते हैं? Discomfort after appliance adjustment, decalcification if hygiene is not maintained adequacy, root resorption हो सकती है स्पेशली ऑफ maxillary incisors and other pernitent items हो सकती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं चेंज. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एंगल्स कैन बी मॉडिफाइड बाय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और बाय ऑर्थोपेडिक थेरेपी. आर्टिकुलर एंगल जो है, आर्टिकुलर एंगल कैन बी मॉडिफाइड. आर्टिकुलर एंगल इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द सेला आर्टिकुलरे एंड गॉनियन. ठीक है, सेला आर्टिकुलरे और गॉनियन के बीच में आर्टिकुलर एंगल बनाया जाता है. इट इज़ लार्ज इफ मैंडिबल इज रेट्रोग्नाथिक. अगर मैंडिबल पीछे है तो आर्टिकुलर एंगल लार्ज होता है. अगर मैंडिबल प्रोग्नाथिक है, मैंडिबल आगे को है, तो आर्टिकुलर एंगल जो है वो स्मॉल होता है. इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्थोडोंटिक एंड ऑर्थोपीडिक थेरेपी. अ डिक्रीज इन द आर्टिकुलर एंगल कैन बी सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन. सबसे पहले एंटीरियर पोजिशनिंग ऑफ द मैंडिबल अगर है तो वहाँ पे आर्टिकुलर एंगल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. क्लोजिंग ऑफ बाइट जब करते हैं तब आर्टिकुलर एंगल डिक्रीज कर जाता है. मीजियल माइग्रेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल सेगमेंट. अगर प्रॉक्सिमल सेगमेंट मीजियली माइग्रेट कर रहा है, मतलब क्लास 3 की तरफ जा रहा है, तो एंगल डिक्रीज कर जाता है. एंड इंक्रीज इन द आर्टिकुलर एंगल कब होगा? देखो, इंक्रीज तब होगा जब मैंडिबल पीछे को आती जाएगी, मतलब पोस्टीरियर रीलोकेशन ऑफ द मैंडिबल, ओपनिंग ऑफ द बाइट अगर हो रही है तब हमारा एंगल इंक्रीज करता है, और डिस्टल ड्राइविंग ऑफ द पोस्टीरियर टीथ जब करते हैं तब हमारा एंगल इंक्रीज करता है. नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस इनटू बायोइलास्टिक, बायोप्लास्टिक एंड बायोडिसरप्टिव वाज गिवन बाय हु? इट वाज गिवन बाय स्टोरी, STOREY. ठीक है, एक्सपेरिमेंटिंग इन रोडेंट्स. स्टोरी
इन 1973 स्टोरी मतलब STOREY बंदे का नाम है. 1973 में ही यूज लाइट माइक्रोस्कोप टू डिटरमिन दैट ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोइलास्टिक, बायोप्लास्टिक एंड बायोडिसरप्टिव. The bioelastic forces is a light force and that mainly distort the tissue. Bioelastic जो force है वो mainly distort करती है tissues को depending upon their degree of elasticity. The bioplastic force is greater. Bioplastic force is greater, resulting in remodeling without tissue damage. The biodisruptive force, on the other hand, is large enough to cause extensive damage to the teeth and their surrounding hard and soft tissues. Next, what type of anchorage does tip back bend gives? टिप बैक बेंड से हमारे पास डायनामिक एंकरेज आती है. ठीक है, टिप बैक बेंड से डायनामिक एंकरेज आती है. डायनामिक एंकरेज दैट इज एंकरेज कंट्रोल्ड बाय बिल्डिंग इन अ मोमेंट दैट टेंड्स टू एडवांस द एंकरेज सेगमेंट दैट इज रूट फर्स्ट एंड क्राउन सेकंड. पहले रूट पे हमारी फोर्स लगेगी, फिर क्राउन पे फोर्स लगेगी. ठीक है, इसको बोलते हैं डायनामिक एंकरेज, लाइक अ टिप बैक. ठीक है, मतलब एक लिप बम्पर की तरह बेंड करता है पीछे को. नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ मैक्सिला यूजिंग SARPE is advocated at the stage of what? SARPE को यूज़ करके हम जो एक्सपेंशन ऑफ मैक्सिला करते हैं उसके लिए उम्र जो है वो 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए. एज शुड बी मिनिमम ऑफ 15 ईयर्स. ठीक है, सर्जिकली असिस्टेड एक्सपेंशन और रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन. सर्जिकली असिस्टेड रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन SARPE. It uses bone cutting to reduce the resistance, followed by expansion of the jaw screw to separate the halves of the maxilla. The original idea of the surgically assisted expansion was to cut in the lateral buttress of the maxilla that would result in resistance to the point of mid palatal suture that could be forced open. मतलब उसको माइक्रो फ्रैक्चर करके हम ओपन कर रहे हैं इन द ओल्डर पेशेंट्स जिनमें 15 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है. Although this usually works on the patient in their late teens or early 20s, the chances of inadvertent fractures in other areas is a concern, especially for the patients अगर वो 30 से ज़्यादा हो चुके हैं. ठीक है, कि हम मैक्सिला ओपन कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से जो बाकी स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो हिल जाएंगे पूरे. तो एज जो है हमारी 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए इसके लिए, SARPE के लिए, दैट सर्जिकली असिस्टेड रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन के लिए, और लगभग 20 साल तक करवा लेना चाहिए. उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए. इट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मालोक्लूजन बेस्ड ऑन जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाज गिवन बाय हु? ठीक है, इट वाज गिवन बाय साल्जमैन. ठीक है, and is known as Salzmann classification, SALZMANN classification. Salzmann defined 3 definitive stages in which the malocclusion are likely to manifest. पहला है जीनोटाइपिक स्टेज हो सकती है, सेकंड इज फीटल एनवायरनमेंट एंड थर्ड इज पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट जहाँ पे malocclusion होगा. ठीक है, देयर आर 3 different factors hence and 3 different stages. The division of etiological factors into prenatal, postnatal and functional and environmental or acquired stages उसने किया था Salzmann. Next, general and local factors of malocclusion are considered in which classification? General and local factors are considered in Graeber's classification. Graeber divided the etiogenic factors as general factors and local factors. Graeber ने general factor दिए थे और local factor दिए थे जिसपे उसने अपनी classification रखी थी. This helped in clubbing together of factors which make it easier to understand and associate the malocclusion with the etiological factors. Next, the developmental and non-developmental type of malocclusion comes under what classification? Developmental and non-developmental type of classification comes under Moyer's classification, MOYERS classification. Next, for better cutting efficiency, the current in electrosurgery should be what? अगर better cutting चाहिए तो हमें fully rectified और filtered current electrosurgery में चाहिए रहता है. ठीक है, there are 3 basic type of current waveforms used in electrosurgery: cutting current, coagulation current and blending current. ठीक है, कटिंग, कोएगुलेशन एंड ब्लेंडेड करंट. कटिंग करंट इज द प्योर कट मोड. ठीक है, दैट इज यूज फॉर इंसाइजिंग एंड एक्साइजिंग टिश्यूज. इट इज यूजेस continuous sinusoidal waveform with pure unmodulated carrier frequency, fully rectified and fully filtered. That is cutting current. दूसरा आता है coagulation current. Coagulation current is characterized by extensive wave modulation. Extensive wave modulation हो जाती है इसमें, which produces intermittent burst of damped sine waves of high peak voltages. ठीक है, इससे कोएगुलेशन हो जाती है जहाँ पे भी हमें चाहिए रहती है. तीसरा आता है ब्लेंडेड करंट. ब्लेंडेड करंट इज क्रिएटेड बाय मॉड्यूलेटिंग अ सेकंड लोअर फ्रीक्वेंसी हायर एम्पलीट्यूड साइन वेव विद द साइन वेव फ्रॉम द कटिंग जनरेटर, प्रोड्यूसिंग अ हायर पीक टू पीक वोल्टेज रेशियो. इसमें हायर पीक टू पीक वोल्टेज रेशियो बनना शुरू हो जाती है. फोर्थ बात आती है रेक्टिफिकेशन के बारे में. A second form of time varying current is produced in which an alternating current is modified so that it becomes unidirectional.
एक ऑल्टरनेटिंग करंट को हम रेक्टिफिकेशन में मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि वो यूनिडायरेक्शनल हो जाए. दिस मे बी डन बाय ईदर ब्लॉकिंग द पोर्शन ऑफ द वेव विद अ नेगेटिव पोलैरिटी दैट इज हाफ वेव और पार्शियल रेक्टिफिकेशन, और बाय रिवर्सिंग द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द वेव. ठीक है, फुल वेव या फुल रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं. मतलब रेक्टिफिकेशन हम हाफ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, फुल रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं. और ये सारी रेक्टिफिकेशन जो है वो हम सर्जरीज में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो सर्जरीज में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्लास 2 अमलगम डिच प्रिपरेशन है. हाउ मच एक्सटेंसिव टूथ प्रिपरेशन इज डन इन इनामल एंड हाउ मच इन द डेंटिन. देखो, इनामल जो होगा वो 1/3 ही, जो ऊपर का सरफेस है दैट इज इनामल. ठीक है, वो 1/3 ही हमारा गया होगा अगर हम क्लास 2 प्रिपेयर कर रहे हैं. बाकी क्लास 2 के लिए 2/3 ऑफ डेंटिन इज शेप. 2/3 ऑफ डेंटिन तक हम जा सकते हैं. ठीक है, द प्रॉक्सिमल डिच कट इज मेड एट 2/3 एट द लेवल ऑफ डेंटिन at the expense of dentine and 1/3 at the expense of enamel. क्योंकि enamel तो पहले कट गया ना, तो वो 1/3 ही रह जाता है. The 0.8 mm burr end cuts approximately 0.5 to 0.6 mm into dentine and 0.2 to 0.3 mm into enamel. ठीक है, 0.2 to 0.3 mm जाता है enamel में और 0.5 to 0.6 mm जाता है into dentine. और burr का खुद का साइज कितना होगा? 0.8 mm अगर राउंड burr की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एपिकोएक्टोमी और अपाइकल सर्जरी. ठीक है, इनमें से कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? अनसक्सेसफुल एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट हुई है इन द पेरिअपाइकल रेडियोलुसेंसी केसेस. ठीक है, मतलब पेरिअपाइकल रेडियोलुसेंसी अभी तक हील नहीं हो रही और पेरियोडोंटल डिस्ट्रक्शन भी है वहाँ पे. ठीक है, तो वहाँ पे हमें अपाइकोएक्टोमी या फिर अपाइकल सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक, देयर आर फ्यू एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हाउएवर दीज आर फ्यू एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड. पहली चीज़ आती है पेशेंट फैक्टर्स, कि कभी हमें अपाइकोएक्टोमी या फिर जो अपाइकल सर्जरी वो करनी है. ठीक, पहला आता है पेशेंट फैक्टर. सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है, कोई साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन है तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे. दूसरा आता है डेंटल फैक्टर्स. अगर अनयूजुअल बोनी रूट कन्फिगरेशन है, लैक ऑफ सर्जिकल एक्सेस है, पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि इंफीरियर एल्वियोलर बंडल आ गया, अनरेस्टोर्ड टूथ है, अनरेस्टोरेबल टूथ है, मतलब दांत हम रिस्टोर नहीं कर सकते उसके बाद भी दांत हिल जाएगा. पुअर सपोर्टिंग टिश्यूज है, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर है, नॉन फंक्शनल टूथ है, नो एंटागनिस्ट इज देयर. ठीक है, नॉट टू बी यूज्ड एज एन अबटमेंट. उसको मतलब कोई दूसरा उसके ऑपोजिंग पे दांत ही नहीं है जिसको वो चूइंग के लिए यूज़ कर सकता है. या फिर पुअर जनरल ओरल स्टेटस है तो वहाँ पे हम अपाइकल सर्जरी या एपिकोएक्टोमी नहीं करते. ठीक है, तीसरा आता है ऑपरेटर फैक्टर. अगर ऑपरेटर की ट्रेनिंग नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है तो अपाइकल सर्जरी नहीं की जाती. नेक्स्ट, वॉकिंग ब्लीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? वॉकिंग ब्लीच टेक्निक इट इज ऑल्सो नोन एज intracoronal within the coronal bleach technique. The walking bleach technique is performed by application of paste consisting of sodium perborate, sodium perborate, that is tetrahydrate, and distilled water, that is 3% H2O2 respectively, in the pulp chamber, being intracoronal. Okay. Next, treatment of a 12-year-old boy with hemophilia A and having a necrosed molar. Having a necrosed molar should be what? There should be conventional RCT should be done. ठीक है, कन्वेंशनल आरसीटी करनी है हमने, एक्सट्रैक्शन नहीं करनी है, डिब्राइव ओनली 1 कैनाल नहीं करना है, आरसीटी विद विटामिन के नहीं करना है. ठीक है, हीमोफीलिया ए की दिक्कत है उसको, तो एंडोडोंटिक थेरेपी हम कर सकते हैं. एंडोडोंटिक थेरेपी इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रैक्शन वेन एवर दीज पॉसिबल केसेज आर ऑफ हीमोफीलिया. ठीक है, एंडोडोंटिक थेरेपी डज नॉट यूजुअली पोज एनी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड कैन बी परफॉर्म्ड रूटीनली. एंडोडोंटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स में रिक्वायर अ फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है, अगर सर्जिकल हमें एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ा तो वहाँ पे फैक्टर रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वी डू नॉट प्रेफर इट. हम पहले कन्वेंशनल आरसीटी करके देखते हैं. ठीक है, इफ इट इज सक्सेसफुल देन वी डू नॉट गो फॉर एक्सट्रैक्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट यूजेस माइक्रोस्कोप फॉर रिट्रीविंग ब्रोकन फाइबर पोस्ट और इंस्ट्रूमेंट्स इन एंडोडोंटिक्स? माउंस एक्सट्रैक्टर होता है, माउंस MOUNCE एक्सट्रैक्टर. ये यूज होता है फॉर रिट्रीविंग ब्रोकन फाइबर पोस्ट and broken instruments in endodontics. ठीक है, instruments for broken instrument retrieval are endo extractor kit that includes cyanoacrylate adhesive which is used to bond a hollow tube to the exposed end of the file for retrieval. ठीक है, हम cyanoacrylate से फाइल को चिपका लेते हैं हॉलो एंड ट्यूब के ऊपर और उसको ऊपर खींच लेते हैं. सेकेंड आता है मैसेरान्स टेक्निक, MASSERANN टेक्निक. इट इज सिमिलर टू एंडो एक्सट्रैक्टर इन दैट इट यूजेज अ ट्रेफाइन बर यूज किया जाता है एंड देयर इज अ स्पेशल एक्सट्रैक्शन डिवाइस.
ठीक है। नेक्स्ट आती है, 2 टेक्निक्स हैव बीन डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर रिमूविंग इंस्ट्रूमेंट्स इन कॉन्जुगेशन विद एन ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। मतलब यहाँ पे माइक्रोस्कोप चाहिए हमारे पास। कैंसिलियर इंस्ट्रूमेंट होता है, कैंसिलियर इंस्ट्रूमेंट, CANCELLIER इंस्ट्रूमेंट, एंड माउंस एक्सट्रैक्टर, ठीक है, उसका नाम होता है SYBRON, सिब्रॉन एंडो, ठीक है। ये मैग्नेटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, सिंगल विजिट RCT इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन व्हाट। देखो, अगर हमारी एब्सेस विद फिस्टुला है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। एब्सेस विद फिस्टुला है, सिंगल विजिट RCT कैन बी डन। नॉन वाइटल एसिम्प्टोमेटिक टूथ है, सिंगल विजिट RCT कैन बी डन। नेक्रोस्ट है, एसिम्प्टोमेटिक है टूथ, तब भी कर सकते हैं हम, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक टूथ है ना, तो वहाँ पे कर सकते हैं सिंगल विजिट RCT। अगर हमारा टूथ जो है वो वाइटल है, ठीक है, सिम्प्टोमेटिक है, वहाँ पे सिंगल विजिट RCT नहीं करते। पेशेंट हु प्रेजेंट विद पल्प नेक्रोसिस और विदाउट एसिम्प्टोमेटिक पेरीरेडिकुलर पैथोलॉसिस, दैट इज एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, chronic apical abscess, condensing osteitis, they may be treated in one visit based upon the best available information that we have. When the patients present with acute symptoms caused by pulpal necrosis and acute periradicular abscess, जहाँ पे भी acute condition है, ठीक है, वहाँ ऑब्जर्वेशन इज जनरली डिलेड अंटिल द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। नहीं तो पेशेंट की जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और पेशेंट को पेन भी बहुत ज़्यादा होगी इस केस में। नेक्स्ट, कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिवर्स और डिक्रीज बाय व्हाट। कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिवर्स और डिक्रीज बाय सिट्रिक एसिड, ठीक है। बोथ 17% EDTA and 10% citric acid removes the calcium hydroxide, ठीक, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिमूव कर देते हैं। दैट इज अ पाउडर मिक्स विद डिस्टिल्ड वाटर, वेयर एज द 10% citric acid performed better than EDTA in removing oil based calcium hydroxide paste। अगर हम 10% ये यूज़ करते हैं सिट्रिक एसिड, तो वो ऑयल बेस्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी रिमूव कर देता है इजीली, इन जब हम कैनाल को क्लीन कर रहे होते हैं दोबारा से। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ जिंक ऑक्साइड यूजनॉल बेस्ड सीलर। प्रोक्रोसॉल, प्रोक्रोसॉल, it is a zinc oxide eugenol based sealer. Procrosol, it is modification of Ricard's formula in which silver particles have been removed. Zinc oxide, hydrogenated resin, bismuth subcarbonate, barium sulfate, liquid eugenol, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या? जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजनेटेड रेजिन प्रेजेंट होती है, बिस्मथ सबकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, बेरियम सल्फेट प्रेजेंट होता है, लिक्विड यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है प्रोक्रोसॉल में, PROCOSOL में, ठीक है। ऑल्सो नो, रियल सील एक 3rd जनरेशन मिथाइल क्राइलेट रेजिन बेस्ड सीलर है, रियल सील, ठीक है, 3rd जनरेशन मिथाइक्राइलेट रेजिन बेस्ड सीलर। उसके बाद एपेक्सिट, APEXIT एंड सील एपेक्स, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर्स है। ये बाकी सीलर्स का नाम है। रियल सील जो है वो मेथाइक्राइलेट बेस्ड है, मतलब रेजिन बेस्ड है, और एपेक्सिट या सील एपेक्स जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर है। नेक्स्ट, हाउ डज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हेल्प इन एपेक्सिफिकेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हाई pH होती है विद बैक्टीरिसाइडल एक्शन एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, जिससे कि एक रेपिटेटिव डेंटिन बनाने की ताकत रखता है। प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका pH जो होता है उसमें हाई pH होती है, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 12.5 to 12.8 की pH रहती है। एंड इट इज क्लासिफाइड केमिकली एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इट्स मेन एक्शंस आर अचीव्ड थ्रू आयनिक डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सालाइन एंड देयर इफेक्ट ऑन वाइटल टिश्यूज। द इंडक्शन ऑफ हार्ड टिश्यू डिपोजिशन एंड द एंटीबैक्टीरियल एक्शन इज ऑफ प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एफिकेसी ऑफ इरिगेंट। एफिकेसी ऑफ इरिगेंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द नीडल, ठीक है। कितनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द नीडल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफिकेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या फिर जो हमारा इरिगेंट है, ठीक है। द साइज एंड नीडल लेंथ ऑफ इरिगेशन नीडल इन रिलेशन टू द रूट कैनाल डायमेंशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, अगर ऑप्शन में दिया है कि इरिगेंट की क्वांटिटी कितना आप इरिगेट कर रहे हो, वो भी हमारा जो एफिकेसी है उसको इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा इरिगेट करेंगे उतना बेटर एफिकेसी आएगी। नेक्स्ट, द मसल्स इन्वॉल्व इन बक्सिनेटर मैकेनिज्म इज व्हाट। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर इन्वॉल्व होता है इन बक्सिनेटर मैकेनिज्म, ठीक है। बक्सिनेटर इन्वॉल्व होता है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और सुपीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर इन्वॉल्व होता है। दे फॉर्म अ सिंगल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, दैट्स इन द बक्सिनेटर मैकेनिज्म। कौन कौन सा? बक्सिनेटर, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर या सुपीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर, इसको हम बोल सकते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ओरोफेशियल फंक्शन जैसे कि स्वेलोइंग,
suckling, whistling, chewing, वॉल्व प्रोनाउंसिएशन। अगर वीकनेस या पैरालिसिस हो जाती है वैक्सीनेटर की तो फूड जो है वो वेस्टिब्यूल में भरना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग च्यूइंग। जब खाना खाएगा बंदा तो वेस्टिब्यूल में खाना जो है वो भरना शुरू हो जाता है, जिससे कि ओरल हाइजीन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इंप्रेशन मटेरियल्स हैज पुअर मॉइस्चर टॉलरेंस। जो पॉली ईथर होते हैं उनकी पुअर मॉइस्चर टॉलरेंस होती है, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन, अगार की भी अच्छी होती है, पॉलीसल्फाइड की भी अच्छी होती है, कंडेंसेशन सिलिकॉन की भी अच्छी मॉइस्चर टॉलरेंस होती है, लेकिन पॉली ईथर की, ईथर्स जो होते हैं, ईथर का उल्टा आ जाता है हमारे पास वाटर, ठीक है, तो उसकी पुअर टॉलरेंस हो जाती है। नेक्स्ट, लीस्ट प्रेफर्ड इंप्रेशन टेक्निक फॉर डिजिटल एक्सटेंशन आरपीडी इज व्हाट। लीस्ट प्रेफर्ड जो होता है दैट इज एनाटॉमिकल इंप्रेशन। हमें एनाटॉमिकल डेप्थ नहीं लेनी होती जब हम इंप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड टेक्निक फॉर डिजिटल आरपीडी एक्सटेंशन। हम प्रेफर करते कौन कौन से हैं? हम ड्यूअल इंप्रेशन टेक्निक प्रेफर करते हैं, सिलेक्टिव प्रेशर टेक्निक इंप्रेशन प्रेफर करते हैं, एंड फंक्शनल इंप्रेशन टेक्निक प्रेफर करते हैं। द शेप ऑफ ऑक्लूजल रेस्ट इन एन आरपीडी इज व्हाट शेप्ड। ऑक्लूजल रेस्ट की जो शेप होती है दैट इज स्पून शेप्ड इन एन आरपीडी। द फ्लोर ऑफ ऑक्लूजल रेस्ट सीट शुड बी apical to the marginal ridge and the occlusal surface should be concave or spoon shaped, ठीक है। Caution should be exercised in preparing the rest seat to avoid creating sharp edges or lines or angles in the preparation for an occlusal rest RPD. Next, the pleasure curve is flat at what? Pleasure curve जो होता है वो flat हो जाता है at maxillary first molar, ठीक है। maxillary first molar के वहाँ पे pleasure curve flat हो जाता है। In 1937 Dr. Max Pleasure presented an occlusal scheme that is called as pleasure curve, which shows a reverse curve that is used in bicuspid area for liver balance ताकि liver ना बने। A flat scheme of occlusion is set in the first molar area. A spherical scheme is set in the second molar area by raising the buccal incline to provide balancing contact in the lateral position. The distal of the second molar can also be elevated to produce a compensating curve for protrusive balance. Next, which object will you call as transparent object? Transparent objects are those which do not absorb the light, ठीक है, only transmit all the light passing through them. उनको हम बोलते हैं transparent, ठीक है। Transparent materials are far end of translucency scale. They absorb zero light and they transmit 100% of the light that is passing through them. Next, slip casting is used in case of what? Slip casting is used in case of ceramic shape forming conditions, ठीक है। Slip casting is the process of forming ceramic shapes by applying aqueous slurry of ceramic particles onto a porous substance such as dye material and removing the water by capillary action. This densifies the deposition of ceramic powder onto a green body, ठीक है, which is subsequently sintered to achieve a higher density and higher strength of ceramic. Palette form of type 3 is at what angulation? टाइप 3 आर्च में हमारे पास एंगुलेशन होती है 70 डिग्री की फॉर सॉफ्ट पैलेट फॉर्म, ठीक है। बेस्ड ऑन द एंगुलेशन बिटवीन द सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट, क्लास 1 में सॉफ्ट पैलेट इज हॉरिजॉन्टल कर्विंग जेंटली डाउनवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल होता है लगभग। क्लास 2 में सॉफ्ट पैलेट टर्न्स डाउनवर्ड एट 45 डिग्रीज एंगुलेशन टू द हार्ड पैलेट, एंड क्लास 3 में सॉफ्ट पैलेट टर्न्स शार्पली डाउनवर्ड एट 70 to 75 डिग्री एंगुलेशन टू द हार्ड पैलेट एंड डीप शेप पैलेट होता है इसमें। Next, 6 months after maxillary molar extraction, a patient complains of nasal regurgitation of fluids and a 5 mm defect in the extraction socket region, ठीक है। What is the first step in the treatment? सबसे पहले CT लेना है and check the condition of the sinus. सबसे पहले CT लोगे और check the condition of the sinus, ठीक है। Let us rule out each of the option. Do the surgical procedure directly. 6 months of nasal regurgitation means there is an established communication between oral and sinusal and nasal mucosa, ठीक है, which normally does not exist. This means that there must be some ineffective inflammatory changes in the sinus along with that is needed to be looked after, ठीक है। If the surgery in the form of any reconstructive procedure is performed directly, it will most likely fail due to the ongoing infection or ongoing inflammation of the sinus. Do the primary closure with buccal flap. Primary closure किससे करोगे? buccal flap से करोगे, ठीक है। नाउ बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप से अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर्ड है तो 5 mm का फिस्टुला इट वुड बी हैव क्लोज बाय नाउ। अगर कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती तो हमें जो हमारा फिस्टुला है वो बंद हो जाता, लेकिन अभी भी हमारा फिस्टुला ओपन है, मतलब ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। आइडियल ट्रीटमेंट क्या रहेगी? CT लो सबसे पहले, ठीक है, इवैल्यूएट करो कंडीशन को, कितना बड़ा साइनस है, कहाँ से बोन डिफेक्ट है, देन पेशेंट इज केप्ट ऑन साइनस रेजीम फॉर 1 to 2 weeks,
ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी हिस्टामिनिक, नेजल डीकंजेस्टेंट एंड स्टीम इनहेलेशन। ठीक है, दिस विल कंटेन द इन्फेक्शन। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, इन्फेक्शन विल बी कंटेन्ड। ठीक, देन सर्जिकल प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ साइनस ट्रैक एक्सीजन। फिर साइनस ट्रैक की एक्सीजन करी जाती है विद और विदाउट साइनस म्यूकोजल क्यूरेटाज। ठीक, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफेक्ट विद अप्रोप्रिएट फ्लैप ग्राफ्ट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, अप्रोप्रिएट फ्लैप से करोगे, अप्रोप्रिएट ग्राफ्ट से करोगे। साइनस regime is continued post operatively for a suitable period of time. Next, mandibular angle region fracture and muscle pull, which is false. क्या false होगा, तो इनमें से true statement पढ़ते हैं पहले। medial pterygoid pulls the mandible medially। ठीक है, medial pterygoid medially pull करती है। दूसरा है कि medial pterygoid laterally pull करती है, वो गलत ऑप्शन है। laterally pull कैसे करेगी, जब medial को जुड़ी हुई है तो medial pterygoid medially pull करेगी। फिर टेम्पोरालिस जो है वो सुपीरियरली पुल करती है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। टेम्पोरालिस विल पुल टुवर्ड्स द टेम्पोरल मसल। ठीक है, मतलब सुपीरियरली पुल करेगी। मैसेटर जो है वो सुपीरियरली पुल करती है। ठीक है, नेक्स्ट, पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ लिवर नीड्स टूथ एक्सट्रैक्शन, व्हिच ऑफ दिस इज नीडेड बिफोर द प्रोसीजर। सिरोसिस ऑफ लिवर है तो PTINR चेक करना है उसका। ठीक है, APT टेस्ट चेक करना है उसका, विटामिन K लेवल चेक करने हैं, CT, BT एंड प्लेटलेट काउंट, ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी पड़ती हैं इसमें। विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स, कोएगुलेशन फैक्टर्स, दैट इज फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, they are made in the liver and their significant fall in their levels can be there in severe hepatocellular diseases with the impaired vitamin K absorption due to biliary problems. ठीक है, a PT platelet count is necessary and it is necessary to detect the coagulopathy. The major mechanisms are thrombocytopenia in the liver, cirrhosis, platelet sequestration in the spleen and decreased production of thrombopoietin in the liver. Next, during extraction of mandibular third molar, which nerves can be damaged? जब थर्ड मोलर, मैंडिबुलर थर्ड मोलर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो inferior alveolar nerve प्लस lingual nerve वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ मैंडिबल थर्ड मोलर्स प्लेसेस बोथ द लिंगुअल नर्व एंड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्रांचेस एट द थर्ड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एट रिस्क फॉर द इंजरी। द लिंगुअल नर्व इज द मोस्ट इंजर्ड नर्व ड्यूरिंग द सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप रिट्रैक्शन, whereas the alveolar nerve is the injured when the roots of the teeth are manipulated and elevated from the socket. Next, Lefort 1 fracture features all except what? Lefort 1 fracture में आपकी gagging of occlusion हो जाती है with anterior open bite. There is increased facial width increase कर जाती है. There is trismus होता है, ठीक है, लेकिन CSF rhinorrhea नहीं देखा जाता, ठीक है, CSF rhinorrhea is not seen in this Lefort 1. CSF rhinorrhea is common in case of cribriform plate fracture that is seen in Lefort 2 और naso-orbito-ethmoidal fractures, but Lefort 1 में ये नहीं देखा जाता, ठीक। Next, the features of Lefort 1 fracture are mobility of the bony segment at Lefort 1 level, that is above the apices of the teeth. A pull of medial pterygoid displacing the fractured segment posterior inferiorly, ठीक है, पीछे को और नीचे को लेके जाएगा, मतलब क्लास 2 की तरह ले जाएगा medial pterygoid इसको, causing the open bite anteriorly and gagging of occlusion posteriorly. It is also associated with fractures of nasal septum with buckling of nasal cartilage. क्या हो जाता है यहाँ पे? buckling of nasal cartilage हो जाती है। Associated features of palate are sagittal, most common होता है associated feature with palatal ecchymosis and widening of faces there. Hypoesthesia of infraorbital nerve due to indirect involvement of the facial swelling is there. Trismus may be seen due to pain or spasm of the muscles of mastication. Next, which of these is true regarding condylar fracture and ankylosis? देखो, condylar fracture is the most common cause of ankylosis. That is the true statement. ठीक है, ankylosis as a complication of mandibular fractures is seen most commonly due to the following: site and the type of fracture. Capsular fracture है mainly fractures of the condylar head. Then here there is greater likelihood of intimate contact between the proximal portion of the distal segment and the glenoid fossa. ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट इज प्रीडिस्पोज्ड टू एंकालोसिस। नेक्स्ट, इन ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर्स व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कॉज्ड? यहाँ पे इप्सिलेटरल पैरास्थीसिया हो जाता है ओवर द चीक, देयर इज लिमिटेड जॉ ओपनिंग, ठीक है, इनोपथैल्मोसिस हो जाता है, इनऑप्थैल्मोसिस हो जाता है, लेकिन ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर में हमारे पास माल ओक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ज़ाइगोमैटिक बोन जा रही है यहाँ पे, वहाँ पे माल ओक्लूजन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। द सिम्टम्स ऑफ ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर आर इप्सिलेटरल पैरास्थीसिया ऑफ द चीक, फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स द इंफ्राऑर्बिटल नर्व, लिमिटेड जॉ ओपनिंग होती है इसमें, देयर इज अ लिमिटेड जॉ ओपनिंग दैट इज सीन विद ज़ाइगोमैटिक आर्च फ्रैक्चर्स दैट impinge on the coronoid process of the mandible and limit the pain-free mouth opening. In ophthalmosis, diplopia and other signs
of eyes are seen. Superior portion of the zygoma forms the floor of the orbit. Okay, if this fracture is apart, it also involves soft tissues, suspensory ligaments, then there will be drooping of the globe of the eyes that causes enophthalmosis and hypoglobus. Entrapment of inferior oblique of other muscles, orbital muscles, is most of the common cause of diplopia. Presence of these three functional deformities or presence of aesthetic deformity is the indication for management of zygomatic fractures. Otherwise, they may not require treatment at all. Zygomatic fractures do not involve maxillary occlusion. Hence, isolated zygomatic fractures will never cause occlusal derangement. Next, in a patient with preauricular injury, cannot raise ipsilateral eyebrow. ठीक है, विच ऑफ दीज नर्व्स इज डैमेज्ड? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व अगर डैमेज हो जाएगी तो प्री हमें वो आईब्रो रेज नहीं कर पाएगा. ठीक है, अगर मेन क्लिनिकल फीचर्स अगर टेम्पोरल ब्रांच चली गई है तो हमारे पास पेशेंट कैन नॉट रेज आईब्रो एंड रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड विल बी लॉस्ट. अगर जाइगोमैटिक ब्रांच गई है तो वो इप्सिलेटरल आईलिड को टाइटली क्लोज नहीं कर पाएगा. जाइगोमैटिक इज फॉर क्लोजिंग द आई, इप्सिलेटरल आई. ठीक है, अगर बक्कल ब्रांच गई है तो कैनॉट पफ इप्सिलेटरल चीक, लीकिंग ऑफ द एयर विल बी देयर एंड देयर बी इनएबिलिटी टू विसल. ठीक है, एंड मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच गई है तो फिर एसिमेट्रिक स्माइल हो जाएगी. 4 चीज़ें करवाते हैं हम. फोरहेड रेज करवाते हैं. ठीक है, फोरहेड के मसल्स को रेज करवाते हैं, आई को क्लोज करवाने की कोशिश करते हैं, फूक मरवाते हैं, सीटी मरवाते हैं और उसके बाद स्माइल करवाने की कोशिश करते हैं. उससे पता चलता है कि कौन सी ब्रांच में दिक्कत है. नेक्स्ट, द बाउंड्रीज ऑफ टेरिकोमैंडिबुलर स्पेस. ठीक है, टेरिकोमैंडिबुलर स्पेस में एंटीरियर बाउंड्री में आती है बक्कल स्पेस, पोस्टीरियर में आता है पैरोटिड ग्लैंड, सुपीरियर में आता है लेटरल टेरिगोइड मसल और इन्फीरियर में आता है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, अब सुपरफिशियो मीडियल, इसमें आता है मीडियल टेरिगोइड मसल. डीप और लेटरल में आता है असेंडिंग रैमस ऑफ मैंडिबल. कंटेंट क्या होते हैं हमारे टेरिकोमैंडिबुलर स्पेस के? इसमें असेंडिंग रैमस ऑफ द मैंडिबल आती है. कंटेंट आते हैं V3. ठीक है, मतलब 5th का 3rd डिवीजन. ठीक, मतलब मैंडिबुलर. इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी, वेन, लाइकली टू कॉज इन्फेक्शन इन मैंडिबुलर राइट 3rd मोलर्स, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होगा. ठीक है, या फिर कोई भी फ्रैक्चर ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल होगा तब भी हमारा 3rd मोलर जो है उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है. प्लेस फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज एंड इंट्रा ओरल OR प्लस एक्स्ट्रा ओरल OR. Next, the primary treatment of a patient with clinical signs of gingival abscess. Gingival abscess का clinical sign from a simple odontogenic infection is what? क्या treatment रहती है? I&D रहती है. Incision and drainage is the simple, उसमें हमें करना पड़ता है. ठीक है, it is best to drain whatever purulent collection is present within a body and start therapy in the form of either RCT or the tooth extraction depending upon the salvageability of the tooth. Antibiotics are also started as a supportive therapy in these cases since the rule is to drain whatever pus is collected. ठीक है, or whatever pus is present. As soon as it is seen, we choose the incision and drainage as the best option. Next, the correct order for advancing front of enamel caries is what? Advancing front of enamel caries के लिए correct order क्या रहता है? सबसे पहले आती है translucent zone, फिर dark zone, फिर body of lesion and then surface zone. Translucent, dark, body, surface. Next, the absence of which layer of dentine predisposes into internal resorption by the cells of pulp. Pre-dentine जो है, ठीक है, it predisposes the internal resorption by the cells of pulp. Next, when incision and drainage of axillary abscess is done, what kind of wound is generated? Wound जो generate होता है that is known as dirty infected wound. किस तरह का wound generate होता है? Dirty infected wound. It is an operative wound that is dirty, traumatic wound from dirty source or delayed treatment, fecal contamination or foreign body devitalization of the tissue. Operative wound with acute bacterial inflammation or perforated viscus. Operated wound where clean tissue is transected to gain the access to the collection of pus. ठीक है, infected incision and drainage of abscess would lead to this kind of dirty wound. ठीक. Next, the chest tube placement in pneumothorax is done at what? Chest tube placement होती है वो mid axillary line के ऊपर करी जाती है between the 5th and 6th rib. 5th और 6th rib के बीच में. ठीक है. Next, according to the rule of 2s, a patient who takes more than dash milligram of steroid for dash weeks in dash time will experience adrenal subtraction. अगर कोई patient 20 milligram of steroid लेता है for 2 weeks and a time period for 2 years, मतलब 2-2-2 का रूल लग रहा है यहाँ पे,
तो उसमें एड्रीनल सप्रेशन देखा जाता है, देयर विल बी एड्रीनोकॉर्टिकॉइड सप्रेशन, ठीक है। दैट इज सस्पेक्टेड इफ द पेशेंट हैज रिसीव 20 मिलीग्राम ऑफ कॉर्टिसोन और इट्स इक्विवेलेंट डेली वाया ओरल और पेरेंटल रूट फॉर 2 weeks or longer within 6 months to 2 years of planned dental treatment. The doses of the drug it depend upon 20 to 25 मिलीग्राम ऑफ कॉर्टिसोन, ठीक है। मतलब 20 से 25 मिलीग्राम कॉर्टिसोन के बराबर होती है ये डोज। 20 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन के लिए हो जाता है, 5 मिलीग्राम अगर पेडलिसोन ले रहा है तब, 4 मिलीग्राम मिथाइल पेडनिसोन ले रहा है या ट्राइएमसिनोलोन ले रहा है तब भी ये चीज़ हो जाती है, या फिर 0.75 मिलीग्राम डेक्सामेथाजोन ले रहा है या बीटामेथाजोन ले रहा है तब भी ये चीज़ें हो जाती है। क्या हो जाता है? एड्रीनल सप्रेशन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, 70-year-old lady with a hip fracture surgery 2 weeks ago is now experiencing lower leg pain and erythema along with mild swelling and tenderness. Mild swelling और tenderness तो है ये, और lower leg pain भी है, ठीक है। Below 1 knee, first line of treatment will be what? First line of treatment में हम low molecular weight इसमें हेपरिन देते हैं, ठीक है, प्लस रैपिड एंटीकोएगुलेंट देते हैं, उसके साथ रैपिड एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देती है। द केस डिस्क्राइब्ड हियर इज ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन द लेग, प्राइमरी लेग फॉर द डीवीटी और डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज क्लॉट डिसोल्यूशन विद लो डोज ऑफ कैथेटरेटेड डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, एंटीकोएगुलेशन और प्लेसमेंट ऑफ inferior vena cava filter and below knee graduated compression stockings, that is 30 to 40 millimeters of mercury for 2 years is done following the DVT, that is deep vein thrombosis. Thrombolysis is indicated if there is iliac vein involvement. अगर iliac vein involvement होती है तो thrombolysis जो है वो indicate होता है। Ambulation is done only to prevent DVT, ठीक है। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एम्बुलेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। एम्बुलेशन जो होती है वो प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर एक बार डीवीटी एस्टैब्लिश कर गया तो एम्बुलेटर नहीं करना है, फिर वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। मेटफॉर्मिन इज बेस्ट इंडिकेटेड फॉर हु पेशेंट्स, कौन से पेशेंट्स में रहती है? ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिकेटेड रहती है। Let's know about the use of advantages of metformin in general. It improves the lipid profile in type 2 diabetics by lowering the LDL cholesterol, ठीक है। इट डिक्रीज द बॉडी मास इंडेक्स एंड एब्डोमिनल फैट, इंप्रूव हाइपरइंसुलिनिमिया हो जाता है एंड हेंस इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ HIV लिपोडिस्ट्रॉफी। व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फेनिलयूरियाज और इंसुलिन, मेटफॉर्मिन मिनिमाइजेज द वेट गेन फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद दीज मेडिकेशंस, ठीक है। सेफली इट इज यूज्ड टू ट्रीट द गेस्टेशनल डायबिटीज इन ओवरवेट इंडिविजुअल्स विद प्री डायबिटीज कंडीशन। इट कैन हेल्प टू डिले और प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फुल ब्लोन डायबिटीज। इट मे ऑल्सो हैव अ रोल इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, lung, pancreatic and prostate cancers. It is used to improve the male fertility. It is used to improve the male fertility and it is used to treat PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, ठीक है, and improvement of female fertility. Cardioprotective in patients with diabetes and beneficial in the presence of stable congestive heart failure. Neuroprotection that may reduce dementia and stroke risk is also a function of metformin. Next, which of these is not true about JVP? JVP के लिए क्या क्या चीज़ें सही हैं? सही स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। JVP इज इंक्रीज इन कुस्माल्स ब्रीदिंग। इट हेल्प्स इन डिटर्मिंग CVP बिकॉज इट हैज़ डायरेक्ट कंटिन्यूटी विद द राइट एरिया। ये सेंट्रल वीनस प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, या डिटर्मिन करने के लिए हेल्प करता है, जो कि क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है विद द राइट एट्रियम। नेक्स्ट, द वेन डिस्टेंडेड व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर प्रेशर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर हम अप्लाई करते हैं, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द स्टर्नल एंगल, तो ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर राइज इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। ये भी सही स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ CVP। ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता है CVP की, बट इट हेल्प्स टू डिटर्मिन, ठीक है, इनडायरेक्टली मेजर करता है। Explanation: fluctuation in the right atrial pressure during the cardiac cycle generate a pulse that is transmitted backwards through the jugular veins, that is known as jugular venous pressure, ठीक है। जुगुलर वेनर प्रेशर इज असेस्ड फ्रॉम वेवफॉर्म फ्रॉम इंटरनल जुगुलर वेन। डिस्टेंशन ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन इज यूजफुल क्लू टू एलिवेटेड JVP, but strictly speaking it should not be used because it can be compressive as it passes under the clavicle. JVP is measured in centimeters vertically from the sternal angle to the top of the venous waveform, ठीक है। The normal upper limit is 4 centimeter and this is about 9 centimeter above the right atrium and corresponds to a pressure of 6 millimeter of mercury, ठीक है। Elevated JVP indicates increase in right
arterial pressure unless the superior vena cava is obstructed, producing engorgement on the neck veins. Next, true regarding bisphosphonate therapy is what? देखो, बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज लेस ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस देन आईवी. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, बिस्फॉस्फोनेट्स होते हैं वो पायरोफॉस्फेट एनालॉग्स होते हैं. दे आर यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस. पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में यूज किया जाता है, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस में यूज किया जाता है, एंड मैलिग्नेंसी विद पोनी मेटास्टासिस जैसे कि ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी है और पेजेस डिजीज है, उसमें यूज किए जाते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स. ओरल बिस्फॉस्फोनेट्स में हमारे पास एग्जांपल है राइसड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, ibandronate, or less than 10% of the drug is absorbed. Food reduces absorption, so taken in empty stomach. It causes esophageal and gastric irritation, hence it is taken with full glass of water. ठीक है, पानी के साथ बहुत सा पानी पीना पड़ता है इसका. And you should stay erect for 30 minutes at least, ताकि ये esophageal और gastric irritation ना करे, किसी भी सरफेस के साथ टच करके इरिटेशन ना करे. लिमिटेड यूज इन पेशेंट्स विद अपर जीआई डिसऑर्डर्स. ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ इज रेयर एंड इज अनयूजुअल. ठीक है, अनयूजुअल डोज पे ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस रहती है अगर हम मुंह से ले रहे हैं तो. ठीक है, आईवी अगर हम ड्रग ले रहे हैं दैट इज पैमीड्रोनेट, जोलेड्रोनेट, इबैंड्रोनेट, उसका लार्ज ड्रग जो है वो एंटर करता है बॉडी के अंदर. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एज लो एज वंस अ ईयर. Nearly half drug is accumulated in the bones and retained for months to years, and rest is excreted in unchanged form in the urine. Osteoradionecrosis of the jaw is seen with high dose of IV zoledronate. Drug holidays are prescribed to prevent the same. Next, Bence-Jones proteins are not seen in the urine in the patient with what? कहाँ दिखता है Bence-Jones protein? Amyloidosis में दिखता है, मल्टीपल माइलोमा में दिखता है बेंस-जोन्स प्रोटीन, एंड वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनिया में बेंस-जोन्स प्रोटीन्स आर विजिबल. ठीक है, लेकिन ये रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर नहीं दिखाई देगा. रीनल सेल कार्सिनोमा में बेंस-जोन्स प्रोटीन्स विल नॉट बी विजिबल. समटाइम्स सर्टेन मैलिग्नेंट सेल्स स्टार्ट एक्सक्रीटिंग वन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. फॉर एग्जाम्पल मैलिग्नेंट बी सेल जो होते हैं वो मल्टीपल माइलोमा के अंदर वो स्क्रीट करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको कहते हैं मोनोक्लोनल गैमोपैथी. दिस प्रोड्यूसेस एम स्पाइक. मोनोक्लोनल गैमोपैथी से एम स्पाइक हो जाता है इन द सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस. एम स्पाइक इट्स फॉर माइलोमा प्रोटीन स्पाइक. In addition of excess secretion, this whole immunoglobulin molecules, they also secrete excess light chains of kappa or lambda variety. kappa या lambda variety की light chains secrete करता है. These light chains are known as Bence-Jones proteins. ये जो light chains है kappa और lambda variety के, they are known as Bence-Jones proteins. These small molecules are filtered, modified and secreted by the kidneys in the urine that causes Bence-Jones proteinuria. Bence-Jones proteinuria is commonly seen in multiple myeloma. मोस्ट केसेस मल्टीपल माइलोमा के अंदर देखे जाते हैं. 50 to 80% ऑफ केसेस आर सीन इन मल्टीपल माइलोमा. सेकंड आता है वाल्डेनस्ट्रॉम या फिर मैक्रोग्लोबिनीमिया के केसेस में. इन अबाउट 40% ऑफ द केसेस ये रेयर अबनॉर्मेलिटी देखी जाती है. फिर आती है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटर्मिन्ड सिग्निफिकेंस. ठीक है, समटाइम्स इम्यूनोसाइट डिस्कैरियाज को एग्जिस्ट विद द प्राइमरी AL type of amyloidosis जिसमें रॉबिन लाइन्स आती है. Almost all patients of multiple myeloma who develop amyloidosis have Bence-Jones proteins in serum or urine or both. The presence of Bence-Jones proteins, although necessary, is by itself not enough to produce amyloidosis. But so we can say that the patients with multiple myeloma along with the amyloidosis have Bence-Jones protein in their urine. ठीक है, तो रीनल सेल कार्सिनोमा हम एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया से रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, इसमें नहीं दिखाई देंगी Bence-Jones प्रोटीन्स यूजुअली. नेक्स्ट, सार्कोइडोसिस एसोसिएटेड विद व्हाट? सार्कोइडोसिस इज एसोसिएटेड विद नॉन किजेटिंग ग्रैनुलोमास. किसके साथ एसोसिएट होता है? नॉन किजेटिंग ग्रैनुलोमास के साथ. सार्कोइडोसिस इज अ सिस्टमिक डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन किजेटिंग ग्रैनुलोमास इन मेनी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ऑर्गन इन्वॉल्व जो होते हैं वो होते हैं बायलेटरल लिम्फ नोड्स या लंग्स, या मोस्ट कॉमनली 90% ऑफ केसेस में आई स्किन इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, सार्कोइडोसिस के अंदर. ठीक है, स्टेजेस 3 होती हैं सार्कोइडोसिस की. स्टेज 1 में हाइलार लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है. स्टेज 2 में एडिनोपैथी विद पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है. स्टेज 3 में पल्मोनरी डिजीज होती है, कोई एडिनोपैथी नहीं होता. मोस्टली इट डेवलप्स क्रॉनिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इन स्टेज 3 सार्कोइडोसिस. नेक्स्ट, विच मसल क्लोजेस द पैलेट ड्यूरिंग स्वेलोइंग? तो कौन सा मसल होता है? लिवेटर वेलाई पैलेटनाई. एलिवेट कर देता है सॉफ्ट पैलेट को and closes the pharyngeal isthmus. The action is supported by tensor veli palatini. ठीक है, मेन काम levator veli palatini का है. The action is supported by tensor veli palatini and this happens in the second stage of swallowing.
नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज फॉल्स रिगार्डिंग ऑर्बिट? ऑर्बिट के लिए कौन सी चीज जो है फॉल्स है? ऑर्बिट में 4 रेक्टाई मसल्स होते हैं, 4 रेक्टाई मसल्स आर देयर दैट अराइजेस फ्रॉम एनुलस ऑफ जेन. Contents of these 4 muscles are called as intracoronal ocular contents. What are they known as? Intracoronal ocular contents. फिर inferior oblique muscle arises from the inferior lateral aspect of the lacrimal sac. ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है. चौथी स्टेटमेंट जो गलत है कि inferior oblique transverses through trochlea. inferior oblique transverse नहीं करती through trochlea. नेक्स्ट, स्टेंसन डक्ट ओपन एट वेयर? स्टेंसन डक्ट या फिर पैरोटिड डक्ट. ठीक है, स्टेंसन डक्ट या फिर पैरोटिड डक्ट ये ओपन करती है इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ, जिंजाइवा बक्कल वेस्टिब्यूल. ठीक है, जिंजाइवा का बक्कल वेस्टिब्यूल ऑपोजिट टू द क्राउन ऑफ अपर सेकंड मोलर टूथ. ऑपोजिट टू द क्राउन ऑफ अपर सेकंड मोलर टूथ. द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स ओपन इनटू वेयर? नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है वो इंफीरियर मेटस में ओपन करती है. 18 मिलीमीटर लॉन्ग मेम्ब्रेनस पैसेज होता है. इट रन्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ लैक्रिमल सैक डाउनवर्ड, बैकवर्ड, laterally and drains into inferior meatus. Valve of Hasner, it's an imperfect valve of lower end made of mucous membrane. ठीक है, तो nasolacrimal duct हमारी ओपन करेगी inferior meatus में. Next, which is not a branch of internal carotid artery? कौन कौन सी होती है internal carotid की branches? Ophthalmic, middle cerebral, anterior cerebral. ठीक है, middle meningeal नहीं होती, ऑप्थैल्मिक होती है, मिडिल सेरिब्रल होती है और एंटीरियर सेरिब्रल होती है. नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ PQLI इंडेक्स आर ऑल एक्सेप्ट व्हाट? देखो, PQLI मतलब होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग ऑफ द लाइफ ऑफ अ कंट्री बेस्ड अपॉन 3 वेरिएबल्स. पहली चीज आती है बेसिक लिटरेसी रेट, दूसरा आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड थर्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एनी वन स्टेज. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर सम टोटल्ड, उनका इक्वल कैलकुलेट किया जाता है आउट ऑफ 100. 3 चीज़ें देख रहे हैं हम, बर्थ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ पे कोई और साल पे नहीं, बर्थ पे देख रहे हैं, फिर लिटरेसी रेट देख रहे हैं और फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी देख रहे हैं PQLI में. उसके अलावा कोई भी ऑप्शन होगा दैट विल बी रॉन्ग. नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज चेंज टू नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इन विच ईयर? जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो इरेडिकेशन प्रोग्राम में 1958 में चेंज कर दिया गया था. ठीक है, द नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन अप्रैल 1953. अप्रैल 1953 को हमने लॉन्च किया कि हम मलेरिया को कंट्रोल करेंगे. ठीक, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग ऑफ DOT 1 ग्राम per square meter of the surface area twice a year in the endemic areas where the spleen rate were over 10%. The NMCP was operated for 5 years, that is 1953 to 58. This result in program that was highly successful in incidence of malaria and has sharply declined from 75 million cases in 1953 to 2 million cases in 1958. तो जब 2 मिलियन केसेस 1958 में रह गए तब हमने इसको चेंज करके इरेडिकेशन प्रोग्राम कर दिया. ठीक है, इट ऑल्सो पेज रिच डिविडेंड्स टू द कंट्रीज लाइक इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, land projects and industry. It encouraged by these spectacular results that Government of India and the Ministry of Health changed the strategy from malaria control to eradication and launched more ambitious national malaria eradication program in 1958. Maximum number of IPR that is required for periodontal surgery in a full mouth with 32 teeth are how much? तो हमें 14 रेडियोग्राफ लेने होते हैं अगर हमें पेरियोपाइकली या फिर पेरियोडोंटली सारे दांतों को चेक करना है. ठीक है, कंप्लीट पेरियोडोंटल इंट्रा ओरल रेडियोग्राफिक सर्वे कंसिस्ट ऑफ 14 इंट्रा ओरल फिल्म्स. ठीक है, एंड 4 पोस्टीरियर बाइट फिल्म्स, ये मिनिमम चाहिए हमें. नेक्स्ट, इन डेमिजारिस मेथड व्हाट डज द स्टेज D इंडिकेट? D इंडिकेट्स द क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट अप टू CAJ. ठीक है, क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट अप टू CAJ इज D. नेक्स्ट, लिंगोडेंटल फ्रिकेटिव्स आर व्हाट? लिंगोडेंटल फ्रिकेटिव्स होते हैं थ, श, च, TH, SH और CH. थ मतलब जो टंग है वो दांत को टच करती है, दैट इज लिंगोडेंटल फ्रिकेटिव. नेक्स्ट, द इजर्ड लाइन इज drawn perpendicular to what? The izzard line is drawn perpendicular to FH plane, the facial form of analysis that relates the facial part into 2 planes, that is Frankfurt and the nasion in the lateral view. The Frankfurt plane on the living joins the tragus representing an external auditory meatus and the orbital, the lowest point of the bony orbit. The nasial plane that is known as izzard plane. ठीक है, नेजियन प्लेन जो होता है दैट इज नोन एज इजर्ड्स प्लेन्स. इट इज इरेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द फ्रैंकफर्ट प्लेन एंड पासेस थ्रू द नेजियन पॉइंट.
डेंटल आर्च फॉर्म इज डिफाइंड बाय व्हाट? डेंटल आर्च फॉर्म जो है वो मस्कुलेचर डिफाइन करता है, ठीक है। ब्रैडर इन 1972 स्टेटेड दैट द शेप ऑफ द डेंटल आर्च इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ द टंग एंड द पेरीओरल मस्कुलेचर बीइंग एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। ये सारा एक एलिप्स की फॉर्म में अकर करता है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज प्रेसिपिटेट्स फॉर्म ड्यूरिंग एचिंग इफ फॉस्फोरिक एसिड इज लेस देन 27%? अगर फॉस्फोरिक एसिड की कंसंट्रेशन 27% से कम है तो कौन सा इनमें से प्रेसिपिटेट बनता है? डाई कैल्शियम phosphate monohydrate बनता है। If the concentration is less than 27%, it leads to the formation of dicalcium phosphate monohydrate precipitate. A concentration of more than 50% lead to formation of monocalcium phosphate monohydrate. तो effective etching के लिए हमें इन दोनों के बीच में रहना है, ठीक है। तो we go for 37%.